नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है, जो कि रेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये परीक्षा में बार बार आते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो यहाँ से निश्चित तौर पर आपके 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी प्रैक्टिस सेट जो भी हिंदी के हैं या सीडीपी के हैं और इन्वायरमेंट के हैं, वो लोग आप वो सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट थर्ड, ठीक है। सीडीपी के 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसे सॉल्व करिए और जो भी कमेंट बॉक्स में आपके स्कोर होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। देखिएगा, पहला प्रश्न है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन ए है दंत, बी है कंठ, सी है तालव्य और डी है मूर्धन्य, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा मूर्धन्य। याद रखिएगा, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। टा वर्ग में मूर्धन्य, ठीक है। टा वर्ग में जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है, ठीक। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है राम कुमार वर्मा, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। अब देखिए डी ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा अंधेर नगरी के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। साथ ही आप लोग जो सपोर्ट है अपना बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कौन कवि नहीं है, निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन है नाभादास, बी है कृष्णदास, सी है नंददास और डी है परमानंद दास। तो क्या होगा बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन नाभादास। तो याद रखिएगा अष्टछाप के जो भी कवि हैं उनमें नाभादास नहीं है। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। तो यानी कि ये जो 3 नाम यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, ये 3 नाम ये अष्टछाप में ही आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम कृष्णदास, कृष्णदास, ठीक है, और साथ ही साथ नंददास, परमानंद दास, ये अष्टछाप के कवि हैं। किसके हैं, अष्टछाप के कवि हैं, ठीक। तो नाभादास तो अष्टछाप के नहीं है, बाकी इन तीनों लोगों का नाम कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास का याद रखिएगा ये अष्टछाप के कवि हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष, ठीक। तो देखिएगा ये सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो देखिए प्रश्न आ जाता है, बताइए निम्न में से कौन सा वाणी दोष नहीं है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न में नहीं शब्द को विशेष ध्यान देना है। एग्जाम हॉल में उन प्रश्नों में, इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उनमें जल्दबाजी में हम लोग उन चीजों को नहीं पर ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है, और जल्दबाजी में आंसर गलत सेलेक्ट कर लेते। तो नहीं है यानी जो वाणी दोष नहीं होगा सिर्फ आपको उन्हीं को बताना है, ठीक है, बाकी होंगे, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ऑप्शन है हकलाना और तुतलाना, बी है तीव्र अस्पष्ट वाणी, सी है धीमी या तेज गति से बोलना और डी है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। तो बताइए निम्न में से वाणी दोष कौन सा नहीं है। वाणी दोष कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नोट कीजिए, धीमी गति या तेज गति से बोलना। धीमी गति या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं होता, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति धीमा बोल रहा है या तेज गति से बोल रहा है, ठीक है, तो ये वाणी दोष में नहीं आएगा। वाणी दोष होता क्या क्या है अभी हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। इसमें देखिए पहले जो ऑप्शन दिए हैं वाणी दोष है कौन कौन से, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए जो है हकलाना तुतलाना, ठीक है, ऑप्शन ए जो है हकलाना और तुतलाना ये वाणी दोष में आता है। नोट कीजिएगा वाणी दोष में हकलाना तुतलाना ये होता है वाणी दोष। क्या है, वाणी दोष, ठीक। इसके साथ ही तीव्र अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट वाणी, वाणी जो है वो स्पष्ट ना हो और तेज हो तो इसे भी हम लोग कहेंगे वाणी दोष, ठीक है। अगला जो है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, जब उच्चारण ही स्पष्ट नहीं है तो वो तो वाणी दोष कहा ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये वाणी दोष में आता है, ठीक है, वाणी दोष में। और धीमी या तेज गति से बोलना ये तो वाणी दोष नहीं होता है, ठीक है।
अब इसके साथ ही हम इसके बारे में जो नोट है वो भी देखेंगे कि वाणी दोष का अर्थ क्या है। वाणी दोष का अर्थ है, नोट कीजिए, वाणी दोष का जो अर्थ है वो ये है कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, नोट कीजिएगा, वाणी दोष कहा जाता है। ठीक है, रटना नहीं है, आपको समझ के चलना है कि वाणी दोष होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाता, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता, तो उसे क्या बोलते हैं, वाणी दोष। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम लोग जो है सीडी पे पढ़ रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी बच्चों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो अपनी बातों को अगर बच्चा स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा है तो ये वाणी दोष में आएगा। स्पष्ट रूप से अपनी बात यहाँ पर देखिएगा, ना कह पाने का कारण क्या होता है, कारण देखिएगा, कारण कारण है हकलाना। ठीक, अगर हकलाता है, तुतलाता है, ठीक है, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना आदि, ये सभी हैं कारण। ठीक है, स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो नोट कीजिएगा, हकलाना हो सकता है, तुतलाना हो सकता है, यह शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना। ठीक है, ये सभी स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने के कारण है। ठीक है, और धीमी या तेज गति, अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है पॉइंट, लिए मैंने इस पर यहाँ पर इंक्लूड किया है कि धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं होता। वाणी दोष नहीं होता, क्या होता है देखिएगा, परिस्थिति जन्य ध्वनि में, परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति धीमी, ये कोई बच्चा धीमी या तेज गति से बोल रहा है, क्योंकि हम लोग सीडी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा अगर कोई बच्चा जो है वो धीमी या तेज गति से बोल रहा है तो ये वाणी दोष में नहीं आएगा, क्या कहलाएगा, ये परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसकी ध्वनि में परिवर्तन है, परिस्थिति के अनुसार उसकी ध्वनि में परिवर्तन है, ये होता है धीमी या तेज गति से बोलना। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाणी दोष का अर्थ है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से न कह पाना। ठीक है, और इनके कारण है हकलाना, तुतलाना, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना। ठीक है, अगर धीमी या तेज गति से कोई बच्चा बोल रहा है तो वाणी दोष नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, समझ के याद करना है, समझ के आपको तैयार रखना है। ठीक है, रटना नहीं है, समझ कर तैयार रखिए। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न है, यहां पर देखिएगा जरा, बिने साइमन होगा। ठीक है, ये एक ही मात्रा होगी। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, किसका किया जाता है, ऑप्शन देखिएगा, विशिष्ट बुद्धि परीक्षण, बी है अभिक्षमता, सी है अभिवृद्धि और डी है सामान्य बुद्धि। तो बताइएगा विनय साइमन परीक्षण, विनय साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आता है, बहुत आता है। विनय साइमन परीक्षण जो है ये कई बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर बिन लिख गया है, ये आप लोग एक ही मात्रा लगा लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, हो गया है वैसे। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। विनय साइमन परीक्षण के द्वारा सामान्य बुद्धि मापी जाती है, क्या मापी जाती है, सामान्य बुद्धि। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सामान्य बुद्धि का मापन, सामान्य बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है, सामान्य बुद्धि का मापन विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया, विनय साइमन परीक्षण, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। आपको यहाँ पर ईयर भी याद रखना है कि 1905 में विनय साइमन नामक दो व्यक्ति हैं, विनय और साइमन दो हैं। ठीक है, 1905 में विनय साइमन नामक दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत हुई थी। 1905 में दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत हुई थी। कौन कौन, विनय और साइमन। ठीक है, ये दो लोग हैं, विनय और साइमन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि सामान्य बुद्धि का मापन विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। कब शुरुआत हुई थी, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1905। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है आज का, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो देखिएगा व्यक्तित्व के संगठन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं प्रश्न में वो हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, रेड से हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो देखिएगा व्यक्तित्व के संगठन का क्या स्वरूप है, ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक, बी है सामाजिक राजनीतिक, सी है मनोवैज्ञानिक शारीरिक और डी है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। क्या होगा व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, क्या होगा बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। तो देखिए मनोवैज्ञानिक शारीरिक किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, यानी मनोवैज्ञानिक शारीरिक जो है ये व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ठीक, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ इसके बारे में जो नोट है वो भी हम लोग देखते हैं
कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, अभी देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक, यानी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों जब मिल जाते हैं तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, यानी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों के मिलने से, ठीक, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से, याद रखिएगा, इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों के में से दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही उपस्थित होने चाहिए। अगर मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक गुण नहीं है, तो वो व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण नहीं होगा। और अगर शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, दोनों में से दोनों का ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही होना इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी अगर नहीं है तो अच्छा व्यक्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, संतुलित विकास नहीं हो सकता दोनों की अनुपस्थिति में। ठीक है, यानी कि दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा अगला है धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वो हिंदी से हैं, ठीक है, साथ ही साथ सीडीपी से है और इन्वायरमेंट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा ईवीएस से है, ईवीएस से, इन्वायरमेंट से। तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 टॉपिक से लिए गए हैं, 3 आपके सब्जेक्ट से। ठीक, तो देखिएगा इसका जो है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, धातुमय प्रस्तर। ऑप्शन है अयस्क, बी है विटामिन, सी है बॉक्साइड और डी है मेटालाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, अयस्क। ठीक है, धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं, अयस्क को कहते हैं, अयस्क को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशक जो होते हैं उनके अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है। तो ये ऑप्शन है जल प्रदूषण, बी है वायु प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण और डी है ये सभी। तो बताइएगा जब भी कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, कीटनाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, देखिएगा इसका राइट आंसर होगा जल प्रदूषण। जब कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, जल प्रदूषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए है सभी हरे पौधों द्वारा, बी है वायरसों द्वारा, सी है सभी जंतुओं और पौधों द्वारा और डी है सभी पौधों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, सभी पौधों द्वारा नहीं होता है। देखिए इस तरह के जब भी ऑप्शन हों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी पौधों से मतलब नहीं है। ठीक है, जितने हरे पौधे होंगे, जो भी हरे पौधे होंगे उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जंतुओं द्वारा ये तो कोई भी नहीं लगाएगा राइट आंसर, ये तो कभी कोई सेलेक्ट ही नहीं करेगा, सभी लोग समझ जाएंगे क्योंकि पौधों द्वारा होता है। लेकिन हरे पौधे आपको ध्यान रखना है, हरे पौधे, तो सी आंसर, तो सी तो बिल्कुल गलत है। ठीक, वायरस हो ही नहीं सकता। कन्फ्यूजन जो लोगों को होता है ये सभी पौधों और सभी हरे पौधों द्वारा होता है। तो कुछ लोग सभी पौधों पर लगाएंगे और कुछ लोग सभी हरे पौधों पर लगाएंगे। तो जो सभी हरे पौधों द्वारा लगाते हैं उनका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, जो भी उनका आंसर सही होगा तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10th नंबर, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ठीक है, सूर्य के हानिकारक किरणों को सूर्य के हानिकारक किरणों से, ठीक है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ऑप्शन ए है आयन मंडल, बी है ओजोन स्तर, सी है क्षोभ मंडल, डी है बहिर्मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा ओजोन स्तर। क्या होगा, ओजोन स्तर। ठीक है, सूर्य की जो भी हानिकारक किरणें होती हैं, सूर्य की जो भी हानिकारक किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो वो है ओजोन स्तर। क्या है, ओजोन स्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न है 11 नंबर, नोट कीजिए, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोरावस्था। क्या होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे समवयस्क यानी जो उनके
हम उम्र होते हैं, ठीक है, समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था नहीं हो सकता, बाल्यावस्था मत लगाइएगा, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव हो जाता है बच्चा, ठीक है, अपने ग्रुप मेंबर के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर, डिसलैक्सिया किससे संबंधित है? डिसलैक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पठन विकार, बी है गणितीय विकार, सी है व्यवहार संबंधी विकार और डी है मानसिक विकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पठन विकार। क्या होगा? पठन विकार। देखिए डिसलैक्सिया पठन विकार से संबंधित है, पठन विकार से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक, पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है, तो क्या होगा? उसे डिसलैक्सिया कहा जाएगा, ठीक है। कौन सा विकार होगा उसमें? डिसलैक्सिया, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर नोट कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा 30 नंबर इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए तुरंत, ठीक है। तो देखिएगा, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, यानी विकास हमेशा चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एकीकरण का सिद्धांत, बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत है, ता लगा लीजिएगा, ठीक है, सी है निरंतरता का सिद्धांत और डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निरंतरता। जो विकास है ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता सॉरी चलता रहता है। तो याद रखिएगा विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिएगा हिंदी से है ये, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ, ऑप्शन ए है मनो प्लस रथ, बी है मनः प्लस रथ, सी है मन प्लस ओरथ और डी है मन प्लस रथ। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मनः प्लस रथ, ठीक है। तो मनोरथ का सही संधि विच्छेद होगा बी ऑप्शन, मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ जो है ये मनोरथ होगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है वाचाल, वाचाल, ठीक है। वाचाल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जो चुप रहता है, बी है जो जल्दी चलता है, सी है जिसकी चाल ठीक ना हो और डी है जो बहुत बोलता है। तो देखिएगा वाचाल, वाचाल पूछ रहे हैं कि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए गलत है, जो चुप रहता है गलत है, बी भी गलत है, ठीक है, सी भी गलत है, डी ऑप्शन जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है श्याम धीरे धीरे चलता है, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो जो धीरे धीरे शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? तो श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द जो है, देखिएगा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। श्याम धीरे धीरे चलता है, ये जो है क्या है? धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ठीक है, इसमें बताइएगा। तो देखिएगा जब अलगाव की स्थिति होती है तो वहां पर देखिएगा राइट आंसर होगा अपादान कारक, ठीक है, अपादान। जब भी अलगाव की स्थिति होती है तो अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए है अपादान, बी है अधिकरण कारक, सी है कर्म कारक और डी है संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपादान, ठीक है, क्योंकि बिल्ली जो है वो छत से कूद पड़ी है, बिल्ली जो है छत से कूद पड़ी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, अपादान कारक, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर, 18 नंबर, शैव कहते हैं, किसे कहते हैं? शैव। देखिएगा शैव जो विष्णु की उपासना करता हो, बी है जो शक्ति की उपासना करता हो, सी है जो शिव की उपासना करता हो और डी है जो किसी की उपासना नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो शिव की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, 19 नंबर, परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, बी है औपचारिक शिक्षा का, सी है गैर औपचारिक शिक्षा का और डी है दूरस्थ शिक्षा का। तो बताइएगा कि परिवार किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? तो याद रखिएगा परिवार हमेशा याद रखिएगा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, अनौपचारिक। तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, परिवार किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 20 नंबर, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर पहचाना गया है, किसके द्वारा पहचाना गया था? किसके द्वारा? 4 सुस्पष्ट स्तर, ठीक है।
तो देखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पियाजे द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है कोलबर्ग द्वारा, डी है एरिक्सन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पियाजे द्वारा। ठीक है, पियाजे ने 4 सुस्पष्ट स्तर बताए हैं बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर बताए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक, अभ्यास पुस्तिकाओं में, ए ऑप्शन है, बी है नियोजित निर्देश में, सी है सुनिर्मित पाठों में, और डी है स्वतंत्र अध्ययन में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब बच्चा असंगठित घर से है, तो असंगठित घर से है और उसके लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव, वो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव कब करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक, यानी जब असंगठित घर से है तो उसका स्वतंत्र अध्ययन में जो है वो कठिनाई का अनुभव ज़्यादा करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सुटेबल आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो डी ऑप्शन होगा, स्वतंत्र अध्ययन में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी है चीजें जो हमें घेरती हैं, सी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक जो है ये पर्यावरण की परिभाषा है। पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। तो देखिएगा इसके बारे में एक नोट भी है कि पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी घटक की बात कर रहे हैं, पॉइंट दे नोट कीजिएगा। बायोटिक तथा एबायोटिक, बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। तो पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक होंगे बायोटिक और एबायोटिक, और ये प्रकृति में संतुलित रूप से रहते हैं। ये है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण के बारे में आप लोग याद रखिएगा, मेन पॉइंट बायोटिक तथा एबायोटिक, बायोटिक तथा एबायोटिक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, और डी है 8। तो राइट आंसर इसका नोट कीजिएगा, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सर्वनाम के 6 भेद हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, ऑप्शन ए है गुरुमुखी, बी है खरोष्ठी, सी है ब्राह्मी, और डी है देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, देवनागरी। देखिए बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साथ ही इसका नोट देख लेते हैं कि हिंदी, याद रखिएगा, अगर हिंदी पूछे तो देवनागरी लिपि, और पंजाबी पूछे तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी की जो बात कर रहे हैं, ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं। कैसी हैं? प्राचीन हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग प्राचीन काल में ही होता था। तो याद रखिएगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और ब्राह्मी खरोष्ठी ये प्राचीन लिपियां हैं, प्राचीन लिपियां। हिंदी के लिए देवनागरी, पंजाबी के लिए गुरुमुखी। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए है परा, बी है परी, सी है अ, और डी है प्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, परा। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा? पराजय में परा उपसर्ग होगा। क्या होगा? परा। ठीक है, परा जो है इसमें उपसर्ग होगा परा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला है, अह, आप आ गए, वाक्य में अह, ठीक, शब्द क्या है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है विशेषण, बी है सर्वनाम, सी है संज्ञा, और डी है अव्यय। तो देखिएगा, जो अह आप आ गए, वाक्य में जो अह शब्द है ना, अह, ये कहलाता है अव्यय। क्या कहलाता है? अव्यय। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अह आप आ गए, वाक्य में अव्यय जो है, ये अह जो है ये अव्यय है। क्या है? अव्यय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 27, पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन, ऑप्शन है पौ प्लस एन, पौ प्लस अन, बी है पो प्लस अन, सी है पा प्लस वन, डी है पा प्लस अवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पो प्लस अन। ठीक है, पो धन अन, पो धन अन। तो पो धन अन जो है ये इसमें अयाधि स्वर संधि होगा। कौन सा होगा? अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। ठीक है, पवन में अयाधि संधि होगी। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। साथ ही साथ
साथ ही साथ कुछ हम लोग अलग पॉइंट अन्य पॉइंट भी देख लेते हैं। तो पवन में तो पो धन आन होगा, क्या होगा, पो धन आन होगा। नयन में क्या होगा, ने प्लस अयन होगा। नायक में नय प्लस अक होगा। और श्रवण में श्रव प्लस अन होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, नयन में ने प्लस अयन, नायक में नय प्लस अक, और श्रवण में श्रव प्लस अन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है जितेंद्रिय, बी है दत्तचित्र, सी है दूरदर्शी और डी है कुशाग्र बुद्धि। तो बताइए, अगर एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द आए और पूछा जाए जीते इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा जितेंद्रिय। क्या होगा, जितेंद्रिय, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है भिक्षुक में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है। देखिए अभी उपसर्ग की बात की थी, अब प्रत्यय, तो भिक्षुक में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए है अ, बी है उक, सी है उ, डी है अक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भिक्षुक में क्या है, उक प्रत्यय है। कौन सा है, उक प्रत्यय, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भिक्षुक में उक प्रत्यय है, बी ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिए शब्द भी दे दिए जाते हैं, सुनिएगा, शब्द भी दे दिए जाते हैं और कहा जाता है बताइए निम्न में पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आसान नहीं होता, सिर्फ लगता है कि हाँ हम पुल्लिंग शब्द कर लेंगे, स्त्रीलिंग कर लेंगे, लेकिन कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो इनको भी तैयार रखिएगा, यहाँ से भी आपको एक से एक नंबर तो हो सकता है यहीं से मिल जाए। ठीक, तो देखिएगा पुल्लिंग शब्द पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए है प्यास, बी है इलायची, सी है नदी और डी है पानी। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द किस में होगा, तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, डी पानी। पानी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा, पानी तो पुल्लिंग हो गया, साथ ही प्यास, इलायची, प्यास जो है ये स्त्रीलिंग है, इलायची स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नंबर का यहाँ से आ सकता है, तो तैयार रखिएगा। देखने में प्रश्न आसान होते हैं कि पुल्लिंग बता लेंगे, स्त्रीलिंग बता लेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में नहीं होता तो गलत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर पुल्लिंग पूछा गया है तो याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा पानी। पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, प्यास, इलायची, नदी ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीट एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी है। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन में आपके 30 में कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप बाकी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा जो कि सीडीपी का है, सीडीपी का है, और एनवायरनमेंट का भी अपलोड किया गया है। तो इन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।